WPL के अंदर दो मुकाबले खेले गए। पहले था मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स का मुकाबला और दूसरा मुकाबला था आरसीबी और गुजरात का। दोनों ही मुकाबले बहुत कड़े थे, लेकिन जो उनकी एक्साइटमेंट थी ना, और टुवर्ड्स द एंड दोनों ही मुकाबलों ने लिव्ड अप टू द बिलिंग। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और जी हां, दोनों ही मुकाबले लिव्ड अप टू द बिलिंग। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि जब मुंबई इंडियंस के सामने यूपी वॉरियर्स थी ना, तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस तो जीतती हुई आई है, उनको कौन परेशान कर सकता है, और सामने यूपी वॉरियर्स है, वो क्या करेंगे, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस के सामने है। लेकिन क्या करेंगे वो तो बाद में पता चलेगा, जब मैच खत्म होगा। तभी कहते हैं ना, जब तक लास्ट बॉल बोल्ड नहीं होती तब तक आप ये अनुमान मत लगाइए कि कौन सी टीम पक्का जीतेगी। कुछ इसी तरीके का रहा मुंबई और यूपी का मुकाबला। जब अलीसा हिली कप्तान ने टॉस जीता और उन्होंने कहा, देखिए हम चेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यूपी के सामने अगर एक टारगेट रहेगा ना, तो हम बेहतर चेस करते हैं, और हमारा इस टूर्नामेंट के अंदर रिकॉर्ड भी अभी तक यही बतलाता है। चलिए आप चेस करिए। उन्होंने एक बदलाव किया। पार्श्वी चोपड़ा दिल्ली से नहीं खेलती, लेकिन दिल्ली के आसपास ट्रेनिंग जरूर करती हैं। युवा खिलाड़ी हैं, अंडर 19 है, यूपी से खेलती हैं, लेग स्पिनर है। उन्होंने अपना अंदर पहला मुकाबला खेला, डेब्यू किया WPL के अंदर। इंस्टेड ऑफ श्वेता सहरावत एक और अंडर 19 खिलाड़ी की जगह सिर्फ एक चेंज था, एक और स्पिनर अंदर लेकर आए यूपी वॉरियर्स। लेकिन मुंबई इंडियंस ने कहा, देखिए हम तो वाई चेंज, इफ नथिंग इज ब्रोकन, तो हम इसी के साथ खेलेंगे। जब मुकाबला शुरू हुआ तो राजेश्वरी गायकवाड़, हमने पहले भी देखा है, नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए यूपी के लिए, तो उन्होंने गेंदबाजी करनी जैसे ही शुरू करी, ऐसा लगा कि भाई ये तो थोड़ा मुश्किल है रन्स बनाना। और दोपहर का मुकाबला था। हेली मैथ्यूज और यस्तिका भाटिया दोनों ही ओपन करते नजर आए, लेकिन ऐसी फ्लुएंसी नहीं नजर आई दोनों की बल्लेबाजी के अंदर। लगा कहीं ना कहीं थोड़ा विकेट से फंस कर गेंद आ रहा है, या स्पिनर्स बेहतर लाइनर लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब एक के बाद एक विकेट गिरने लगी ना, तो जो एक टॉल बैटिंग ऑर्डर है मुंबई इंडियंस का, वो बहुत छोटा लगने लगा। कंट्रीब्यूशन जरूर थी। हेली मैथ्यूज के बल्ले से निकली कंट्रीब्यूशन 35 रनों की, हरमनप्रीत कौर के बल्ले से 25 रन निकले, लेकिन वो फ्लुएंसी नजर नहीं आई। वो इजी जो था ना बल्लेबाजी करना, अभी तक मुंबई इंडियंस के लिए वो नजर नहीं आया। इजी वोंग ने जब एक अच्छी पारी खेली तो लगा एक अच्छा खासा टोटल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो भी रनआउट हो गई। इनफैक्ट रनआउट तो जिस तरीके से हुई वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग था। लेकिन दीप्ति शर्मा के लिए यहाँ तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि क्लोज टू द स्टंप्स रनआउट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे एंड पे जाके गेंद मारी, और वो भी डायरेक्ट हिट, तो कि रनआउट हुआ। इसी वोंग के आउट होने के बाद 127 पे मुंबई की बल्लेबाजी जो थी सिमट गई। पार्श्वी चोपड़ा, मैंने आपको नाम लिया था कि वो पहला मुकाबला खेल रही थी, उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन मैं बहुत खुश हुई उनको गेंदबाजी करता हुआ देख के, क्योंकि जिस एक प्रदर्शन से वो निकल कर आई है अंडर 19 इंडियन टीम के विश्व कप विजेता टीम से, वहां से आके इन युवा खिलाड़ियों के चेहरे पे ना टेंशन और प्रेशर नहीं दिखती। ये दिखता है कि हम तो वी बिलोंग हियर, और हमें तो पता है कि हम मौका कभी ना कभी तो मिलेगा खेलने का, तो हम हमेशा उस कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हैं। अगर नर्व्स थे भी ना तो दिख नहीं रहे थे। सो दे वर वेरी इंप्रेसिव विद द परफॉर्मेंसेज ऑफ पार्श्वी चोपड़ा। इट वाज आउटस्टैंडिंग। जब बल्लेबाजी के लिए यूपी वॉरियर आई तो फिर ऐसा लगा कि अरे अलीसा हीली तो अच्छे फॉर्म में है, ये तो एक अच्छा स्टार्ट दे ही देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक के बाद एक, और जब ऐसा होता है जब आप छोटा टोटल चेस कर रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं स्लिप अप होने का चांस है। याद करिए जब अलीसा हीली ने एक बार ही कहा था कि जब छोटे टोटल होते हैं ना तो बड़ा ट्रिकी होते हैं, ज़्यादा अच्छा है कि आप जोर से खेल के रन जल्दी जल्दी बना लीजिए, नहीं तो फंसने की एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है एटलीस्ट बॉलिंग टीम को। और वही हुआ, एक के बाद एक विकेट्स गिरते रहे, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद यूपी वॉरियर्स ढह जाएगा और चेज नहीं कर पाएगा। कैचेस भी छूटे थे, टू बी फेयर कैचेस छूटे, टालिया मेगरा का भी कैच छूटा था, और कहीं ना कहीं फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा जब इस टूर्नामेंट में हम आगे जाएंगे। तालिया ने किया 38, ग्रेस हैरिस ने किया 39, लेकिन काफ़ी नहीं था। एक पार्टनरशिप लगी थी दीप्ति शर्मा और सोफी एकल्स्टन की, और इनफैक्ट लास्ट ओवर तक मुकाबला गया था। एक लो फुल टॉस डाली थी, और वो लो फुल टॉस को सोफी एकल्स्टन ने डाउन द ग्राउंड सामने छक्का मारा था, जिसके चलते यूपी वॉरियर्स मुकाबला जीता। दीप्ति शर्मा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड, और यूपी वॉरियर्स को बहुमूल्य 2 अंक नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं फंस जाती यूपी वॉरियर्स, क्योंकि अगर ये मुकाबला भी हार जाती ना मुंबई के सामने, तो कंपीट कर रही होती बाकी टीम्स के साथ, क्योंकि अभी तक क्वालिफिकेशन उनके नाम के आगे आया नहीं है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द बिग डैडी? Join this platform to win prizes on live sports. There is only one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated a selection of Indian casino games like Andar Bahar 2020 Cricket, Bollywood Casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus.
ज्वाइन नाउ। दिन का दूसरा मुकाबला था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात जायंट्स के बीच में, और ये दोनों ही टीमें वो मुकाबला यूपी और मुंबई का बहुत कीनली देख रही थी, क्योंकि अगर यूपी वॉरियर्स मुकाबला जीतता तो आरसीबी के लिए और मुश्किल हो जाता इस टूर्नामेंट में जीत के साथ भी प्लेऑफ्स की उम्मीद लगाए रखना, और गुजरात जायंट्स को भी कहीं ना कहीं और कड़ी चुनौती मिलती, क्योंकि अगर यूपी जीतता तो। लेकिन जब इनका मैच शुरू हो रहा था उसके पहले यूपी जीत चुका था, तो कहीं ना कहीं आरसीबी को यह पता था कि अब इनके लिए जीतने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, और जीतेंगे भी तो कम से कम एक बहुत स्टाइल से जीते, बहुत इंपैक्टफुल जीते। गुजरात जायंट्स के लिए अभी भी एक आउटसाइड चांस है, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तो उनके बाद 2 अंक रहेंगे, फिर वो यूपी को चैलेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब था मुकाबला शुरू होने से पहले। जब मुकाबला शुरू हो गया ना, तो उसके बाद तो कौन से अंक कहां जा रहे हैं कुछ नहीं मैटर करता, सिर्फ प्लेयर को याद रहता है कि मैंने कैसे रन बनाने, और बॉलर को पता होता है कि मैंने विकेटें कैसे लेनी है। गुजरात जायंट्स ने एक बदलाव किया और एक किया आरसीबी ने। गुजरात ने किया एस मेघना को टीम के अंदर शामिल, और एक गेंदबाज मानसी जोशी कहीं बाहर। आरसीबी ने भी एक बदलाव किया, रेणुका सिंह ठाकुर बाहर गई और प्रीति बोस लेफ्ट आर्म स्पिनर अंदर आई। जब गुजरात जायंट्स बैटिंग करने लगा तो एक सवाल था, हम सब कमेंट्री में यही बात कर रहे थे कि अगर एस मेघना बल्लेबाजी करने आएंगी तो कहां आएंगी, और जो डर था मुझे वही साबित हुआ। खैर, सोफिया डंकली और लॉरा वुडफॉर्ड ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, बहुत बढ़िया स्टाइल से शुरुआत करी। डंकली ने खासतौर पर एक अच्छी लंबी पारी नहीं खेल पाई, लेकिन उन्होंने बेस्ट स्टार्ट जो होता है ना टीम को, वो दिया अपने शॉट्स के साथ। लॉरा वुडफॉर्ड बल्लेबाजी करती रही है, एक और दूसरा अर्धशतक उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर लगाया, और ये दिखा दिया कि देखिए मैं वन मैच वंडर नहीं हूँ, आपने मुझे भले ही ऑक्शन में पिक नहीं किया हो, लेकिन मैं स्किलफुल हूँ, इंपैक्टफुल हूँ और एक क्लास प्लेयर हूँ। उनके सामने नंबर 3 अभी तक हरलीन दियोल आ रही थी, और उन्होंने इस मुकाबले से पहले 186 रन बनाए थे, जबकि वो हाईएस्ट रन गेटर थी गुजरात जायंट्स की टीम से। नंबर 3 पे पूरा टूर्नामेंट खेलती हुई आई है, लेकिन क्योंकि एस मेघना इस टीम के अंदर शामिल हुई तो एस मेघना को उन्होंने नंबर 3 कर दिया, और उम्मीद ये थी कि कम से कम हरलीन दियोल उनके बाद आएंगी या एशले गार्डनर आएंगी। भाई ये मूव हालांकि रन जरूर बना के लेके गया, और उन दोनों की साझेदारी ने रन बनाए भी। 63 रन मेघना और लॉरा वुडफॉर्ड की एक साझेदारी ने बनाए, पर मुझे ये अभी भी क्वेश्चन हुआ कि क्यों हरलीन दियोल जो नंबर 3 बल्लेबाजी कर रही थी उनको जगह बनानी पड़ी एक बल्लेबाज की जगह, जो कि ऑब्वियसली फॉर्म में नहीं था, तभी टीम से बाहर गया। लेकिन जब वो टीम के अंदर आया, टीम का बैलेंस बेटर करने के लिए, या जैसे टीम मैनेजमेंट को लगा, तो उन्होंने उस प्लेयर का जगह लिया या स्थान लिया जो सबसे अच्छा रन बना रहा था नंबर 3 पर। सरप्राइजिंग। खैर, उसके बाद हरलीन दियोल का नंबर लगा तो नहीं, क्योंकि एशले गार्डनर अंदर आ गई थी एक अच्छे साझेदारी बनाकर। एशले गार्डनर ने भी लॉरा वुडफॉर्ड के साथ 52 रनों की साझेदारी बनाई, और लगा कि कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम बन जाएगा। हरलीन दियोल की इवेंचुअली बैटिंग आई, और हेमलता की भी बैटिंग आई, और जो टोटल 188 उन्होंने बोर्ड पे डाला। गुजरात जायंट्स को ये लग रहा होगा कि अगर आप 140-150 रन डिफेंड कर सकते हैं, वो भी दिल्ली कैपिटल्स के सामने, तो 188 रन तो डिफेंड कर ही सकेंगे, और वो भी आरसीबी के बैटिंग लाइनअप पे जो अभी तक बेस्ट ऑफ फॉर्म में नजर नहीं आया। लेकिन उम्मीद और रियलिटी के बीच में बड़ा थोड़ा सा मार्जिन होता है, और वो थोड़ा सा मार्जिन भी ना सोफी डिवाइन के नॉक ने बिल्कुल हटा दिया। भाई क्या कमाल का नॉक खेला है। मैंने ऐसे नॉक्स उनको पहले खेलते हुए देखा है, लेकिन 99 रन वाला नॉक नहीं देखा था जो विटनेस किया। उस 99 रनों के नॉक में 9 चौके 8 छक्के शामिल थे, और जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल उम्मीद तोड़ दी ना गुजरात जायंट्स की कि इस मुकाबले में वो वापस आ भी सकते हैं उस नॉक के चलते, वो बिल्कुल एक राइटिंग ऑन द वॉल था कि यहां से आप गुजरात जायंट्स वापसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओपनिंग साझेदारी 125 रनों की थी, वहां स्मृति मांदना ने भी रन किए, और सोफी डिवाइन ने जिस तरीके से चेज को करके दिखाया ना, लगा हाँ, मैं समझती हूँ इस टूर्नामेंट का जो हाईलाइट है ना, वो अभी तक अगर अलीसा हिली की इनिंग्स थी, या साइका इशाक की बैटिंग थी, या तालिया मिगरा या हरमनप्रीत कौर की बैटिंग थी, वहाँ सोफी डिवाइन ने चौके और छक्के की झड़ी लगा के ऐसा बता दिया कि रुकिए, अभी मैं हूँ, अनुभवी हूँ, पता है मुझे रन कैसे बनाने हैं। सोफी डिवाइन के अलावा प्लेयर ऑफ द मैच कोई और बन नहीं सकता था। हालांकि साझेदारी जरूर थी, एलिस पेरी ने रन्स बनाए, और हेदर नाइट के चलते 32 रनों में टूर्नामेंट के मिडिल तक आते आते आरसीबी की बैटिंग ज्यादा अच्छी हो गई है, कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच सोफी डिवाइन। मैंने उनसे पूछा था प्रेजेंटेशन के वक्त कि आपको कैसा लगा, कैसे आपने रन बनाया, और पहली बार नहीं है कि आपने 99 रन बनाए, पर वो सिर्फ कह रही है ना कि मैं अनुभवी हूँ, अब मैं थोड़ा ज़्यादा सीनियर हो गई हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उतना अच्छा। मैं तो समझती हूँ जो गेंदबाजी भी कर रही है ना, वो भी बहुत बढ़िया कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी ने असिस्ट किया है आरसीबी के लाइनअप के अंदर। भाई रेणुका सिंह ठाकुर बाहर बैठी है क्योंकि सोफी डिवाइन इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रही हैं, और फिर बल्लेबाजी भी कर रही हैं, और क्या चाहिए। अगर इसी तरीके से अगर आरसीबी थोड़ा सा टर्न बैक क्लॉक कर ले और बोले अब से टूर्नामेंट शुरू है, वी हैव जस्ट अराइव्ड, तो क्या रुख बनता है इस
टूर्नामेंट का, इस लाइनअप का, कि सब लोग ना वो टॉप 3 में आने के लिए compete कर रहे होते, जैसे अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कर रहे होते अगर आरसीबी इसी तरीके से टूर्नामेंट की शुरुआत करता। खैर, देर आए दुरुस्त आए, डजंट मैटर। मैं फिर भी बहुत खुश हूं जिस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा है। आपको क्या लगा दोनों मुकाबलों को देखकर या आंकड़े पढ़कर कि कौन सा ज्यादा एक्साइटिंग था? पहला मुकाबला ज्यादा एक्साइटिंग था या दूसरा मुकाबला ज्यादा एक्साइटिंग था? और आपने अगर सोफी डिवाइन का नॉक नहीं देखा तो हाईलाइट जरूर देख लीजिए, और बाकी हमारी आके बातें सुन लीजिए डिफरेंट स्ट्रोक्स में। हम बता रहे हैं ना कि क्या है, कैसा है, क्यों है, क्योंकि आप हाईलाइट्स देखने के बाद और हमारी बातें सुनने के बाद अपने व्यूज जरूर देंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्या आपको सोफी डिवाइन का नॉक बेस्ट लगा अभी तक या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर।